नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चैनल प्रेपनोवा में। दोस्तों, इतिहास की जो ये सीरीज़ चल रही है इसके अंदर हम एक रिवीजन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू। उसका ये टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो दोस्तों, हम 1857 की जो क्रांति थी वो क्यों हुई, उसका क्या कारण था, प्रमुख केंद्र उसमें क्या थे, किस किस नेता ने या किस किस स्वतंत्रता सेनानी ने उसमें अपना योगदान दिया, फिर उसके बाद क्या परिणाम रहा और उसका क्या ऐतिहासिक महत्व था। तो ये सारे पॉइंट्स वाइज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो साथियों, ये वीडियो डिटेल में रहने वाली है और इसको आप ध्यान से देखिए ताकि आपके 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर हो पाए। तो दोस्तों, 1857 की जो क्रांति थी, इसकी शुरुआत के पीछे कई कारण माने जाते हैं, जिसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सैनिक कारण, अलग अलग कारणों में उसको डिवाइड किया हुआ है। लेकिन हम बात करें जब दिसंबर 1856 की, जो कि तात्कालिक कारण माना जाता है 1857 के विद्रोह को शुरू होने का। तो दोस्तों, दिसंबर 1856 में अवध राज्य का ब्रिटिश में विलय हो जाता है व्यवगत नीति यानी कि कुशासन के आरोप के सिद्धांत पर। जो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर होते हैं वो अवध का विलय कर लेते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने क्या किया कि जो पुरानी एनफील्ड राइफल्स थे, मतलब पुरानी जो लोहे वाली बंदूक वो लोग यूज कर रहे थे, ब्राउन बेस जिसका नाम होता था, क्या नाम होता था? ब्राउन बेस। ब्राउन बेस, ठीक है। इस बंदूक को ये लोग यूज कर रहे थे। अब इसके स्थान पे इन्होंने क्या किया, नई एनफील्ड राइफल लेकर के आए। एनफील्ड राइफल को यूज करने का निर्णय ले लिया। इसका जो प्रशिक्षण था ये डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में क्या अफवाह उड़ी कि इस राइफल के जो ऊपर मतलब कारतूस का जो ऊपरी वाला भाग है उस पर क्या है, गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो जैसे ही सेना के अंदर ये अफवाह फैली तो सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना ही इसको क्या कर दिया, खंडन कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये जो भावना थी ये किससे जुड़ी हुई थी, लोगों के धर्म से जुड़ी हुई थी, तो उनको लगा कि ये लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब कहा जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था वो यही था कि एनफील्ड राइफल में चर्बी लगे कारतूसों का यूज करना। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इसके राजनीतिक कारण की। सबसे पहले राजनीतिक कारण, क्योंकि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ जाती है, उसके बाद में वो अपना अपना धीरे धीरे भारत में अपना प्रभुत्व जमाने लग जाती है। तो राजनीतिक कारण की शुरुआत तो वहीं से होती है। लेकिन चीजें, क्योंकि कोई भी चीज क्या है ना, एकदम से खराब नहीं होती, उसको धीरे 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 जाकर के वो मतलब बीज जो है वो अंकुरित हुआ, उसका फिर वृक्ष बना, तब जाकर के ये परिणाम हुआ। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहला ब्रिटिश साम्राज्य के लगातार विस्तार से भारतीय शासकों में असंतोष का होना। दूसरा था डलहौजी की विलय नीति। डलहौजी ने क्या किया, व्यवगत का सिद्धांत अपनाया। गोद लिए हुए बच्चे को आप उत्तराधिकारी नहीं बनाओगे। झांसी का विलय कर लिया, सतारा का विलय कर लिया, अवध में कुशासन का आरोप लगा के विलय कर लिया कि जो यहाँ के राजा या नवाब है वो अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे और ये अभी ब्रिटिश साम्राज्य का पार्ट बन जाएगा। और जो मुगल सम्राट जो थे, उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उनके जो अधिकार थे, उसको लगातार क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। जैसे कि हमने 1757 में पढ़ा था, प्लासी का युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध हुआ, ठीक है। इन सारे युद्धों में हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बंगाल के जो नवाब थे उनको अपने अधिकार क्षेत्र से हटा करके और उनको अपने अंदर शामिल किया, उनको चाहे लालच दिया, कैसे भी करके उससे अपना मतलब मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा को कम किया और अपनी प्रतिष्ठा को वहां पे जारी किया। दूसरा था आर्थिक कारण। जो भूमि का राजस्व ले रहे थे, जो भूमि पे कर व्यवस्था थी, वो बहुत ही कठोर उन्होंने लगा रखी थी। किसान, जमींदार और जो तालुकदार थे उनके अंदर भारी असंतोष था, क्योंकि वो दिन भर मेहनत करके अपना उपज बनाते हैं लेकिन उसका 1% भी हिस्सा उनको नहीं मिल पा रहा था, वो सारा लगान कर में ही चला जा रहा था। थर्ड पॉइंट था भारतीय जो कुटीर उद्योग थे उसकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। नील विद्रोह के बारे में आपने पढ़ा होगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से व्यापक आर्थिक असंतोष की भावना हमारे देश के लोगों के दिमाग में रही। थर्ड था सामाजिक और धार्मिक कारण।
जो ईसाई मिशनरी थे, इनकी गतिविधियों को लेकर के बहुत भय होने लगा, क्योंकि ये लोग क्या है, कन्वर्जन कर रहे थे। भारतीयों में धर्म और सामाजिक परंपराओं में ब्रिटिश हस्तक्षेप की आशंका होने लग रही थी। पश्चिमी शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, और जो हमारे सामाजिक सुधार थे उसको लेकर के रूढ़िवादी हेरोडॉक्स थिंकिंग का बोल करके उनको उसमें कट कर दे रहे थे। सैनिक कारण थे, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था, उनका वेतन, उनकी पदोन्नति, सेवा शर्त इत्यादि को लेकर के काफ़ी भेदभाव होता था। थर्ड था कि भारतीय सैनिकों को उच्च पदों से दूर रखा जाता था, मतलब उनको मेन उसमें शामिल नहीं किया जाता था। अब बात करते हैं हम 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण की। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि न्यू एनफील्ड राइफल को ये लेकर के आए थे, ब्राउन ब्रेस की जगह पे इन्होंने यूज़ किया कि अब हम एक नया हथियार यूज़ करने के लिए जा रहे हैं। अब इस हथियार में क्या इन्होंने खास बात रखी थी कि जो कारतूस था उसका ऊपरी हिस्से को दांत से काटना पड़ता था, तब जाके हम उसको उसमें लोड कर पाते थे। अब इसको लेकर के एक अफवाह फैल जाती है कि कारतूस के ऊपरी हिस्से, जिसको कि दांत से हमें काटना है, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का यूज़ किया गया है। तो इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो भावनाएं थी, धार्मिक भावनाएं, ये आहत हुई। सैनिकों को लगा कि अरे, ये तो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की योजना बना रहे हैं। इन्होंने पहले हमारे आर्थिक अधिकार क्षेत्रों को छीना, हमारी संपत्तियों को छीना, अब ये हमसे हमारे धर्म को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो धार्मिक भावना उनकी बेहद आहत हुई, और जिसका जो मेन क्रेडिट जाता है वो जाता है मंगल पांडे सिपाही को। इन्होंने इसको एक आगाज दिया, मतलब इस क्रांति का जो आगाज था वो मंगल पांडे के हाथों में हुआ। यानी 29 मार्च 1857 का वो दिन था बैरकपुर छावनी में, जिसमें मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया। इन्होंने सबसे पहले अपने एडजुटेंट की आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी, और अंग्रेजों द्वारा जो 34वीं NI रेजिमेंट थी उसको क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। बाद में इस चीज के लिए इनको हालांकि फांसी भी दी गई थी। तो ये था 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण। अब बात करते हैं कि मेरठ से लेकर दिल्ली तक ये क्रांति जो फैली, तो इस क्रांति के फैलने में किस किस हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी महान भूमिका निभाई थी, और किस किस प्रकार से ये क्रांति मेरठ से लेकर आज दिल्ली तक पहुंची। तो दोस्तों, 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू होती है मेरठ में। 1857 की क्रांति का जो आधिकारिक आगाज बोलते हैं वो बोलते हैं 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ 3rd कैवेलरी रेजिमेंट, जहाँ पे सैनिकों ने क्या है, चर्बीयुक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया, और अपने साथियों को साथ में मिलकर के उन्होंने बगावत की, अपने अधिकारियों पे गोली चलाई, अपने साथियों को मुक्त करवा के ये लोग कहाँ चल पड़े, दिल्ली की तरफ। उस समय जो 3rd कैवेलरी रेजिमेंट थी अपना मेरठ की, उसका जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे जनरल हैवेट। हालांकि जनरल हैवेट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, ऐसा बताया जाता है कि उनके पास सैनिकों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, और परिणाम हुआ कि विद्रोही 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार का अपना स्थापित करने में क्या रहे, सफल रहे। तो इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली से लाल किले पर पहुंचना ये एक पहली घटना थी। लेकिन 1857 की जो क्रांति है ये जगह जगह क्षेत्रों में हुई, जिसको अनेक अलग अलग जो वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने, या सम्राट थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और अपना इसमें योगदान दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरठ की। तो मेरठ में 24 अप्रैल 1857 मेरठ के सैनिकों ने कारतूस को लेने से मना कर देते हैं। आता है दिन 9 मई का। 9 मई में सैनिकों को इस चीज के लिए दंड दिया जाता है, और देन 10 मई को मेरठ में विद्रोह शुरू हो जाता है। अब ये विद्रोही मेरठ की 3rd कैवेलरी रेजिमेंट को पार कर कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं 11 मई 1857 को, और 12 मई 1857 को ये दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। अब दिल्ली में इनका जो सहायता है वो कौन करते हैं, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। फिर दिल्ली 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर अंतिम आक्रमण शुरू करते हैं, और 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज दिल्ली पर पुनः अधिकार ले लेते हैं। मतलब 12 मई विद्रोहियों ने लिया, लेकिन उसके बाद फिर ये बहादुर शाह सम्राट, जो बहादुर शाह जफर थे या बहादुर शाह द्वितीय थे, इनका कमजोर नेतृत्व के कारण ये संभाल नहीं पाते हैं, और सितंबर में अगेन अंग्रेज दिल्ली पर आक्रमण करके और उसको वापस से ले लेते हैं। अब बात करते हैं कानपुर में जो 1857 की क्रांति थी, इसका नेतृत्व किया नाना साहेब ने। कानपुर और मध्य भारत के बीच में इसका नेतृत्व करते हैं तात्या टोपे। बेगम हजरत महल लखनऊ में इसका नेतृत्व करती है रानी लक्ष्मीबाई झांसी में,
खान बहादुर खान बरेली, कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद अवध। दोस्तों ये जो एक मैंने माइंड मैप के थ्रू जो ये सीरीज बनाया है आपके लिए चार्ट, इसको आप ब्रेन में दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली में किसने किया। तो आपको ऑप्शंस में टिक करने के लिए पता होना चाहिए, तो खान बहादुर खां। इसको याद रखने के लिए आप इसको अच्छे से दिमाग में ये ट्रिक भी रख सकते हैं। दिल्ली बहादुर शाह, कानपुर नाना साहेब, झांसी लक्ष्मीबाई, लखनऊ हजरत महल, बिहार कुंवर सिंह, बरेली खान बहादुर खां। अठारह की क्रांति के महान नायकों में रानी लक्ष्मीबाई का नाम बहुत ही गौरव के साथ लिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में होता है। उसके बाद इनका विवाह झांसी की राजा गंगाधर राव से कर दिया जाता है। दत्तक उत्तराधिकारी के प्रश्न पर, झांसी की रानी का इतिहास हमने पढ़ा है कि दत्तक उत्तराधिकारी के प्रश्न पर इनको जो इनका गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसके ऊपर में लॉर्ड डल्हौजी बोलते हैं कि आप झांसी में इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकती हैं, और ये झांसी का विलय कर लेते हैं ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। बाद में जून 1857 में झांसी से ही इसी विद्रोह का नेतृत्व करती हैं रानी लक्ष्मीबाई, और जनरल ह्यू रोज से संघर्ष करते हुए ये वीरगति को प्राप्त होती है। ये वीरगति को प्राप्त होती है 17 जून 1858 को युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाती है। नाना साहेब ने जो नेतृत्व किया, इन्होंने कानपुर से किया। कानपुर के प्रमुख नेता थे और इन्हीं के प्रमुख सहयोगी थे तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान बोलते हैं इनके सचिव या सलाहकार रहते हैं। तात्या टोपे इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इन्होंने कानपुर, कालपी और ग्वालियर क्षेत्र में संघर्ष को नेतृत्व किया। मान सिंह के विश्वासघात के ये पकड़े जाते हैं और 18 अप्रैल 1889 को इनको दे दी जाती है फांसी। ये तीनों नेता 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्या थे, पिल्लर थे। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिलकर के ही संघर्ष किया था। लखनऊ में इसी विद्रोह का नेतृत्व करती हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अपने अल्पवयस्क बेटा है इनका ब्रजेश कादिर को लेकर के ये उसको नवाब घोषित कर देती हैं अवध का, लखनऊ में। तो प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेती हैं। 21 मार्च 1858 को कैंप बेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता लेकर के लखनऊ पर पुनः अधिकार अपना जमा लेते हैं, और वापस से जो लखनऊ है ये किसके अधीन हो जाता है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन हो जाता है। बात करते हैं हम बिहार में कुंवर सिंह की। तो बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का जो केंद्र था इस विद्रोह में वो क्या था, जगदीशपुर। बिहार में एक जगह पड़ती है जगदीशपुर, इस नेतृत्व उसका विद्रोह का केंद्र होता है। और अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की जो टेक्निक है ये कौन अपनाते हैं, कुंवर सिंह, अंग्रेजों के विरुद्ध। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण विजय ये करने के बाद 26 अप्रैल 1858 का इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। एंड फिर ये ब्रिटिश सम्राट के अधीन चला जाता है। फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि लोगों से धार्मिक और राजनीतिक अपील के द्वारा अंग्रेजों को इकट्ठा करते हैं। वो अपील उनकी क्या रहती है कि मतलब ये हमारे धर्म के साथ में, हमारे जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसके लिए आप लोग इकट्ठा हो, इस तरीके की अपील करते हैं वहाँ लोगों से। आसाम में भी इसका नेतृत्व होता है। आसाम में दीवान मनीराम दत्ता इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। वहीं तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले और फैजाबाद में आकर के बस जाते हैं ये मौलवी अहमदुल्ला शाह। इस तरह से ये इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। अवध और बिहार के इन नेताओं ने 1857 की जो क्रांति थी इसको जन आंदोलन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होती है, लेकिन अंग्रेज इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि यदि ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार एवं कश्मीर के महाराजा ने अगर हमारी सहायता नहीं की होती तो हम किसी भी प्रकार से भारत में अपना वर्चस्व आगे कायम नहीं रख पाते। लॉर्ड कैनिंग ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही अपना बिस्तर गोल करना पड़ जाएगा।
1857 का जो असफलता रही उसके प्रमुख कारण थे, इसमें कोई सेंट्रल कमांड नहीं थी, किसी एक के हाथ में नेतृत्व नहीं था, जगह जगह पे इसको नेतृत्व दिया जा रहा था, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई उनके पास टेलीकम्युनिकेशन नहीं थी, कहाँ क्या चल रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, एकीकृत एक संगठन नहीं था, स्पष्ट कोई एक राजनीतिक नीति नहीं थी उनके पास, क्योंकि ये एकदम से स्टार्ट हुआ, जैसे ही वो कारतूस वाला पीरियड आया तुरंत स्टार्ट हुआ, तो क्या उनके पास में कोई एक सस्टेनेबल कोई प्रोग्राम नहीं था। सेकंड थिंग, उनके पास विद्रोह को अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, मतलब एक ही साथ, जैसे 10 मई को क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई, तो वहाँ से स्टार्ट होने के बाद में वो क्रांति सीधे वहाँ नहीं पहुँची, हर एक जगह वहाँ पे अलग अलग, हर जगह पे अलग अलग टाइम पे क्रांति स्टार्ट हुई। आधुनिक हथियार और संसाधन जो थे उसमें अंग्रेजों की बढ़त ज़्यादा थी, पंजाब, सिख और गोरखों से अंग्रेजों को ज़्यादा समर्थन मिला, मतलब उन्होंने इन क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं दिया। जो रियासतें थीं, चाहे वो हैदराबाद की हो, चाहे सिंधिया हों, ग्वालियर के सिंधिया हों, इंदौर के होलकर थे, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं देकर के अंग्रेजों का साथ दिया। और जो शिक्षित और मध्यम वर्ग था उसका भी व्यापक समर्थन क्रांतिकारियों को नहीं मिला। विद्रोहियों में सैन्य समन्वय की भारी कमी थी और दिल्ली के पतन से विद्रोह को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने एक अपनी पुस्तक लिखी है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको याद रखना। द इंडियन वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने अपनी बुक में माना है। ब्रिटिश के मुताबिक ये एक प्रमुख सिपाही विद्रोह था और आरसी मजुमदार ने भी इसको राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम मानने में अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये इसको राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम नहीं मान सकते क्योंकि इसमें किसी केंद्रीय नेतृत्व का बोलबाला नहीं था। सुकुमार एस.एन. सेन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इसको महत्वपूर्ण इतिहास दिया है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 1857 की जो क्रांति थी ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही। इसने क्या किया? इसने स्वतंत्रता की चिंगारी को जन्म दिया, जो आगे चल के हम अब पढ़ेंगे, अन्य आंदोलन पढ़ेंगे, फिर भारत में स्वतंत्रता के लिए हुए अनेक आंदोलन रहे, चाहे वो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में रहे, तो उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये चिंगारी थी ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है 1857 के विद्रोह के बाद में। 1857 के विद्रोह के बाद कुछ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें महारानी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा की जाती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका शासन अब यही समाप्त कर दिया जाएगा और शासन सीधे किसके हाथ चला जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाएगा। यानी अब जो भी कुछ वहाँ पे आदेश मिलेंगे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होंगे। जो गवर्नर जनरल है उनको वायसराय की भूमिका दे दी जाती है और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय की भूमिका लेते हैं। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद का बनाया जाता है, यानी कि भारत सचिव के नाम से एक पद का सृजन किया जाता है जो कि लंदन में बैठेगा और गवर्नर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे बताएंगे क्राउन को, फिर क्राउन उसके थ्रू इम्प्लीकेशन इंडिया में करेंगे। इसके बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की एक घोषणा आती है जिसमें भारतीय रियासत के प्रति अधिक सावधानी की नीति अपनाती हैं, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वो आश्वासन देती हैं, भारतीयों के प्रति समान कानून और न्याय होगा, ऐसी उनकी घोषणा रहती है। तीसरा, सेना में भी कुछ परिवर्तन होते हैं। जो भारतीय सेना थी उसको वापस से पुनर्गठित किया जाता है जिसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाता है और महत्वपूर्ण जो सैन्य शाखाएं थी वहाँ पे किसको रखे जाते हैं? अंग्रेज सैनिकों को रखा जाता है, अंग्रेजों का नियंत्रण दिया जाता है। सेना में एक ऐसी संरचना को विकसित की जाती है जिससे कि भविष्य में यदि कोई इस तरीके का विद्रोह हो तो उसकी संभावना बहुत ही कम हो। मतलब वहाँ पे जो मेन पॉइंट्स थे उस पर किसको रखा जाता है? यूरोपीय सैनिकों को रखा जाता है। 1857 के बाद ब्रिटिश शासन ने क्या किया? प्रशासन, सेना और नीति, इन तीनों ही स्तरों में थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन किया था। दोस्तों, ये 1857 का एक महत्वपूर्ण विद्रोह रहा। इसी में 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में क्या होता है? दरबार होता है जिसमें लॉर्ड कैनिंग ये उद्घोषणा को पढ़ के सुनाते हैं जो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। कहाँ पे? इलाहाबाद। ठीक है। और कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथों में कर दिया गया है, ऐसी उद्घोषणा ये करते हैं इलाहाबाद से।
1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी, इसने भारतीय फौज के नवगठन के लिए एक कमीशन भी बनाया था, जिसको क्या बोला जाता है, पील आयोग। सेना में परिवर्तन जो था ये पील कमीशन, ये एक पील कमीशन आता है। सर मेजर जनरल जोनाथन पील, मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में, इसी पे इसका नाम दे देते हैं पील कमीशन। इनकी अध्यक्षता में ये एक कमीशन का गठन किया जाता है, जिसमें कि वो क्या करते हैं, सेना की जो रेजिमेंट है उसमें जाति, समुदाय, धर्म के आधार पे इसका विभाजन कर देते हैं। और यूरोपीय सैनिकों की जो संख्या 45,000 थी वो 65 कर दी जाती है। भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2,38,000 थी उसको घटा के 1,40,000 कर देते हैं। और बंगाल में और यूरोपीय सैनिकों का और भारतीय सैनिकों के साथ अनुपात रखा जाता है 1:2, यानी कि 2 सिपाही यूरोपीय और 1 भारतीय। और यही अनुपात मद्रास बम्बई में और बढ़ा दिया जाता है। मद्रास में यानी 1 भारतीय तो 3 यूरोपीय, इस तरह से रखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सिपाहियों का जो चयन है ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार किया, गोरखा, सिख, पंजाब रेजिमेंट के आधार पर किया, जो कि आज भी हमारी सेना में इसी तरीके का चल रहा है। मतलब रेजिमेंट सभी उसके धर्म के हिसाब से अलग अलग बनी हुई है। लेकिन ये देन किसकी थी, ये देन थी ब्रिटेन की, ब्रिटिश की देन इसलिए थी क्योंकि जब इन्होंने देखा कि 57 का विद्रोह हुआ था तो उसमें धर्म के आधार पे हुआ, यानी कि इनको धर्म के आधार पे क्या कर दो, बांट दो। तो ये इनकी प्रमुख नीति थी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम जो वीडियो में मिलेंगे वो मिलेंगे कि 1857 के बाद जो अन्य आंदोलन हुए उनका क्या योगदान रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये ध्यान से देखिए, पढ़िए और कीप वॉचिंग प्रॉप नवा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।